ये स्थैतिक वायवीय स्थितियाँ और खराब गुणवत्ता की हवा व उष्ण संबंधित बीमारियों को बढ़ावा देती है। एक बड़े मेल में अचानक चलने वाली अत्यधिक शीतलहर अचानक भी हो सकती है और लंबे समय तक भी रह सकती है। ये शीतलहर कृषि ये यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, होगा कृषि, ठीक है, होगा, ठीक है, यहाँ पर कृषि संसाधनों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। क्या है कि भी जो एकदम से ठंडी हवा लगती है या फिर एकदम से ज़्यादा गर्म हवा लगती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो है अचानक से जो हवा लगती है, इसकी वजह से बहुत सारी जो है शरीर को दिक्कत हो जाती है और ये लंबे समय तक रहती है, ये शीत, ठीक है। और इससे क्या होता है, कृषि संसाधन संपत्ति को भी नुकसान होता है। अत्यधिक शीतलहर और भारी हिमपात के कारण पूरा का पूरा क्षेत्र ठप हो जाता है, क्योंकि अधिक जो ठंडी लहर होती है या फिर भारी जो हिमपात होता है, यानी जो बर्फ़ पड़ती है, इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा क्षेत्र ठप हो जाता है। वहाँ पर काम करने की काम कम होता है, वहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। शीत तूफान जो होता है, बाढ़, तूफानी लहर, सड़क जाम, बिजली, पुल और राजमार्गों एवं सड़कों में अवरोध का कारण बन जाते हैं। उसके बाद है, हम करते हैं सूखा। सूखा क्या है, एक सत्र या एक वर्ष या फिर कई वर्षों तक वर्षा के पानी की निरंतर बनी रहने वाली कमी, ठीक है। क्या कि भाई जो पानी की निरंतर जो कमी बनी रहती है, जो पानी की निरंतर कमी बनी रहती है, ठीक है, या मतलब कितने भी लंबे टाइम तक हो, कि एक सत्र, यानी कि हम बोल सकते कि 3 माह 6 माह, ठीक है, इतने टाइम पीरियड को हम बोल सकते हैं इस तक, या फिर कई वर्षों तक जाता है। जो लंबी निरंतर सूखे की कमी, सूखा हो गया, वहाँ पे पानी की कमी रहती है, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। उस क्षेत्र के सांख्यिकी उत्परिवर्तन औसत के सापेक्ष सूखे के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है। एक घातक घटना है, भयावह है और विरल, सूखे, शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों में घटित हो सकते हैं। मतलब जो है ये सूखा अर्ध शुष्क भी हो सकता है और ठीक है बिल्कुल शुष्क भी हो सकता है। अर्ध शुष्क मतलब जिसमें थोड़ी सी नमी होगी, शुष्क यानी कि जो बिल्कुल ही जिसमें कोई भी नमी नहीं होगी। सूखा लंबे समय तक न्यून जल वर्षा के कारण जल की कमी, अपर्याप्त जल प्रबंधन तकनीक और अत्यधिक सरकारी लापरवाही के कारण उत्पन्न या फिर घटित होते हैं। कि भाई सूखा क्यों पड़ता है, अगर कोई हमसे पूछे कि भाई सूखा क्यों होता है, तो इसमें दिया गया है कि एक तो कम वर्षा होती है, ठीक है, के कारण। फिर क्या होता है, अपर्याप्त जल प्रबंधन, जल का कोई भी अच्छे से प्रबंधन नहीं होता, उसमें कोई टेक्निक यूज़ नहीं होती। और जो अत्यधिक सरकारी लापरवाही, सरकारें क्या होती है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, ठीक है। इसके लिए जो भी कदम उठाने जाने चाहिए वो नहीं होते हैं समय पर, ठीक है। इसके कारण उत्पन्न होती है भयावह सूखे की जो है भयावहता, नमी की कमी, सूखा चक्र, सिंचाई व्यवस्था और प्रभावित क्षेत्र के आकार पर निर्भर करती है। कि भाई जो सूखा है कहाँ, कितने प्रतिशत, कितने एरिया को कवर करेगा, कहाँ तक सूखा पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि भाई प्रभावित क्षेत्र जो है, सिंचाई से प्रभावित क्षेत्र जो है, उससे इस चीज़ का पता चलता है, ठीक है। एक निश्चित रूप में कम जो है एवं मध्यम इसमें दिया गया है, इसमें कि भाई अगर हम बोले कि भाई कम सूखा पड़ा है, तो यानी कि 750 mm से कम है। अगर हम बोले भाई थोड़ा मध्यम लेवल का सूखा पड़ा है, यानी कि वो है 750 से 1125 mm तक का है, ठीक है। भारत के कुल क्षेत्र पर, मतलब जो भारत का जो कुल एरिया है उसके 68.7 क्षेत्र को सामयिक सूखे के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। कि भाई जो भारत का 68% हिस्सा ना, 68.70 जो हिस्सा है ना, वो क्या है, सामयिक सूखे के नाम से उसको बताते कि वो उसके प्रति संवेदनशील है। मतलब यहाँ पर इतने एरिया में सूखे की समस्या बनी रहती है, ठीक है। अन्य तीव्र घटित होने वाली आपदाओं से भिन्न
ये समय के साथ मजबूत हो जाते हैं और एक क्षेत्र को तबाह कर देते हैं। अगर एक टाइम से ज़्यादा समय तक बार बार किसी एरिया में सूखा पड़ रहा है तो फिर क्या होता है, वहाँ पर जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पर क्या है, जो ना तो ढंग से उत्पादन हो पाएगा, उत्पादन नहीं हो पाएगा तो फिर ग्रोथ जो होती है, क्योंकि जब तक हम अच्छे फल फ्रूट, अच्छे सब्जियाँ, अच्छा अनाज नहीं खाएंगे तो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलेगा। प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलेगा तो हमारा मानव संसाधन भी प्रभावित होता है इससे। ठीक है, हमारी अगर कृषि अच्छी जो हमारा कृषि अच्छी नहीं होगी तो इस पे जो कृषि है, आप सबको पता होगा, जो हमारी जीएसटी है, सॉरी, जो कृषि है, जो कृषि है वो भारत की कुल जीडीपी, जीएसटी लिख गई थी मैं, जो कुल जीडीपी है उसमें काफ़ी प्रतिशत रोल हमारे कृषि का रहता है। तो अगर कृषि अच्छी नहीं होगी तो क्या होता है, हमारी भारत की जो जीडीपी है उस पर साफ साफ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो भी कमज़ोर हो सकती है। ठीक है, तो ये जो सूखा है बहुत ही भयानक घटना है। बहुत खतरनाक परिस्थितियों में सूखा कई वर्षों तक बना रह सकता है और कृषि एवं जल की पूर्ति पर विनाशकारी प्रभाव डालता है। वर्षा की कमी के कारण पौधे, पशु पक्षी एवं मानव जातियों के लिए जल की आपूर्ति कम हो जाती है। अब कृषि एवं जल की पूर्ति पर जो है बहुत नेगेटिव इस पर इफेक्ट पड़ता है और वर्षा की कमी के कारण भी क्या होता है, पौधे भी सूखने लगते हैं। ठीक है, पशु पक्षियों को भी और मानव को भी क्या होता है, जल की आपूर्ति कम हो जाती है। सूखे के चलते अन्य आपदाएं भी घटित हो सकती है, जैसे कि खाद्य सूखा, अकाल, कुपोषण, महामारी और विस्थापन। देखिए, खाद्य सूखा यानी कि भाई जो खाद्य है, यानी कि जो खाने का सामान है उसमें भी कमी हो जाएगी, क्योंकि देखो अगर कृषि नहीं होगी, ठीक है, तो कैसे फल सब्जियां होंगी, कैसे होगा कुछ भी। तो जितना कृषि में डाउन जाएगा तो वैसे ही खाद्य की जो समस्या है ना वो बढ़ती चली जाएगी। कृषि डाउन जाएगी तो इस मतलब कृषि पर नकारात्मक प्रभाव किसी भी चीज़ का पड़ेगा, तो इससे क्या होता है, खाद्य आपूर्ति में दिक्कत आ जाती है। फिर है अकाल की स्थिति हो जाती है, अकाल पड़ जाते हैं। फिर कुपोषण, जैसे कि अगर कृषि अच्छे से नहीं हुई तो क्या होता है, खाद्य असुरक्षा एक गलत कहा है, ठीक है, खाद्य असुरक्षा होगी। तो इससे क्या होगा, जब तक बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वहाँ पर क्या होगा, कुपोषण की जो है समस्या प्रबल हो जाएगी। ठीक है, तो कृषि को अगर हम प्रभावित करते हैं तो इससे हमारा खान पान भी प्रभावित होगा, जिसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होना पड़ सकता है। ठीक है, अब है दावानल जो जंगलों में आग लगती है ना उसको बोलते हैं। दावानल एक सामान्य शब्द है जिसका अर्थ जंगलों में लगने वाली आग से है, जिसमें घास की आग, झाड़ियों में लगने वाली आग, वृक्ष आग एवं अन्य वनस्पतियों की आग सम्मिलित है। आग या फिर दावानल की गति अलग अलग हो सकती है। उच्च तापमान और उच्च हवाओं में इसकी गति तेज हो जाती है। ठीक है, कहते हैं कि भाई दावानल यानी कि जो है इसको हम इस कार से समझ सकते हैं कि भाई जो हमारे जंगल वाले फॉरेस्ट वाले एरिया होते हैं, ठीक है, वहाँ पर अगर कोई भी आग लग जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, वहाँ पर आग लगने के कारण वहाँ पर जो अगर हमारी आग पकड़ ली जाती है तो क्या होता है कि इससे बहुत सारा नुकसान होता है। हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है, इसके अंदर जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी फल सब्जियां हैं, जितने भी, इससे हमारा इकोनॉमिक अगर इम्पोर्टेंस के पेड़ हमारे जल रहे हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर हमारे इकोलॉजी से जुड़े जो एरिया हैं उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है तो हमारा इकोलॉजी वाला एरिया है तो हमारी जो प्रजातियां हैं तो उनके लुप्त होने का खतरा होता है। जैसे कि किसी जंगल में कोई भी प्रकार के जानवर रहते हैं तो क्या अगर वो उस आग में मर गए हैं तो क्या पता उनकी
मतलब बिल्कुल ही जो संख्या ख़त्म हो जाए, ठीक है, वो लुप्त हो जाए, तो ऐसा खतरा वहाँ पर बना रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर अगर है और ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, ये जो गति है आग लगने की वो तेज़ हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं अगर टेम्परेचर लो है, ठीक है, और हवा जो है वो भी ना के बराबर चल रही है, तो आग के फैलने की जो स्थिति होती है ना, वो कम हो जाती है। ठीक है, तेज हवाओं के चलते दावानल या जंगल की भाग अन्य जंगलों तक फैल जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई इस एरिया में एक जंगल है, इससे थोड़ी सी दूरी पर दूसरा जंगल शुरू हो गया। ठीक है, तो इसकी जो लपटें हैं, अगर तेज हवा है तो वो दूसरे जंगल को भी प्रभावित कर सकती है, वहाँ पर भी आग पकड़ी जा सकती है। ठीक है, और अन्य जंगलों तक भी फैल सकती है। फिर घने एवं सदाबहार जंगलों में ये आग तेज गति से फैलती है। जो घने और सदाबहार जंगल होते हैं तो इसमें आग फैलना एक स्वाभाविक है। फिर तेज हवाओं के चलते दावानल या जंगल की भाग की सूखी पत्तियां, लकड़ियां, तने एवं सूखी लकड़ियों से इस ईंधन को बल मिलता है। तो अगर बारिश का समय है तो आग पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर बिल्कुल शुष्क टाइम है, बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल अगर शुष्क समय चल रहा है, गर्मी के दिन चल रहे हैं, बिल्कुल लू वाली जो स्थिति होती है, मई जून का समय जो चल रहा होता है, उसमें क्या होता है कि बहुत ही तेज हवा और के कारण क्या होता है, इसको सहारा मिलता है और बहुत जल्दी आग फैल जाती है। और बहुत सारे जंगलों में मोम की तरह बहुत सारे जंगल के जो पेड़ हैं वो जल जाते हैं। ठीक है, जंगल की आग या दावानल के लगने पर ये निरंतर चलती रहती है जब तक कि मूसलाधार बारिश न हो जाए या जलता ईंधन समाप्त न हो जाए। तो ये जो रुकती कैसे है, या तो जो इस जंगल में आग लगी है, ठीक है, उसके लिए या मूसलाधार बारिश अगर करवा दी जाए, ठीक है, तो या फिर ये पूरा जंगल ही जल के राख हो जाएगा, तब बस दो स्थितियों में ये आग रुक सकती है। ठीक है, चक्रवात और तूफानी लहर, साइक्लोन एंड स्ट्रॉम। ठीक है, एक चक्रवात एक बड़े पैमाने पर वायु द्रव्यमान है जो कम वायुवीय दबाव के एक मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है। देखो चक्रवात कैसे आता है, तो चक्रवात में एक अंदर का हिस्सा होता है, ठीक है, फिर उसमें क्या होता है कि ऐसे हवा इसके पास, यहाँ पे क्या होता है, इसमें लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है यहाँ पर, तो फिर धीरे धीरे की जो आसपास की हाई प्रेशर वाली वायु है वो इसकी तरफ आकर्षित होने लगती है, और धीरे धीरे क्या होता है, ये ऐसे घूमती फिर ये तेज गति ले लेती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फिर क्या होता है, ये आसपास की चीज़ों को तबाह करता है, मजबूत केंद्र के साथ चारों ओर घूमता है। शब्द चक्रवात जो है उत्तरी तूफान में घुमावदार और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूर्णन के साथ तूफान और चक्रवात प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ठीक है, उत्तरी तूफान और दक्षिणी गोलार्ध में जो है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इसका मतलब है कि देखो जैसे हमारी पृथ्वी है, इसको भूमध्य जो विषुवत रेखा दो हिस्सों में बांटती है, इसको हम उत्तरी बोलते हैं, इसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, इसको हम उत्तरी और इसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर वाले में तो है इसकी दिशा ऐसी होती है, ठीक है, दक्षिण एक में फिर इसकी दिशा उल्टी हो जाती है। ठीक है, फिर क्योंकि ये उसमें व्यापारिक पवनी वगैरह वाला काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट है, तो कभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें समझाएंगे कि भाई कि दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूर्णन और उत्तरी उसमें जो है मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किस प्रकार से इसमें होता है। जैसे जो ऊपर वाला है इसमें हम बोलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है, और इसमें क्लॉकवाइज चलता है नीचे वाले में।
तो भी ऐसे अलग अलग क्यों होता है, तो ये भी हमको भी डिस्कस करेंगे। फिर एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तूफान प्रणाली है जो कम दबाव वाले केंद्र और कई तूफानों की विशेषता है। तेज हवा और मूसलाधार बारिश करते हैं। एक कटिबंधीय चक्रवात शुष्क गर्म मौसम पर पीड़ उत्पन्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप नम हवा में निहित जल वाष्प का संघनन होता है। ये क्या कह रहे हैं कि भी जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है एक तूफानी प्रणाली है, मतलब लाइक एक तूफान जैसे होते हैं ना, तो वैसे ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। और चक्रवात का नाम सुनते ही आप सब ये मतलब सोचने कि भाई जो चक्रवात है हमेशा नुकसानदायक होते हैं, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी विषुवत रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है। तो इसके हिस्से में जो वो आएंगे ना, तो इनको उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। इनको बोलते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाले जो ये ऊपर वाला एरिया होता है ना, जो ऊपर वाला एरिया और दक्षिण वाला एरिया होगा, तो इसको शीत या फिर शीतोष्ण चक्रवात बोलते हैं। शीत या शीतोष्ण चक्रवात उसको बोलते हैं, ठीक है। उसको शीत या शीतोष्ण चक्रवात बोलते हैं। तो जो भी चक्रवात यहाँ पे आते हैं ना, जो ऊपर वाले एरिया में शीत में आते हैं, तो ये वाले तो हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन जो चक्रवात इसके एरिया में आते हैं ना, जो उष्णकटिबंधीय होते हैं, वो थोड़े तबाही वाले तो होते हैं, ठीक है। उनके स्थान उनकी ताकत के आधार पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मतलब जो चक्रवात है वो कहाँ पर आया है, कितनी पावर से आया है, ठीक है। ऐसे क्या होता है, तूफानों के नामकरण भी किए जाते हैं, ठीक। फिर उष्णकटिबंधीय तूफान, चक्रवात तूफान उष्णकटिबंधीय अवसाद या बम एक चक्रवात के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई चक्रवात के नाम रखने की क्या ज़रूरत है। तो क्या होता है कि कभी कभी चक्रवात में किसी का नुकसान हो गया और उसको कोई एप्लीकेशन अपील करनी है, तो वो अगर बोलेगा कि भाई मेरा तो उस चक्रवात में ये नुकसान हुआ है, अगर कोई कोर्ट में कुछ भी केस जाता है, तो अगर हमारे बोलते वो होता है ना कि भाई कोई सिक्योरिटी वगैरह मिल जाती है हमें, तो उसके लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें फिर दिक्कत आती है कि नाम भाई कौन से चक्रवात में नुकसान हुआ है, ठीक है। और चक्रवात रोज रोज हर थोड़े मतलब रोज नहीं, लेकिन हर थोड़े समय में चक्रवात आते ही रहते हैं। तो किस चक्रवात में किसका नुकसान हुआ है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। और एक क्या होता है कि भाई जैसे सामान्य जनता है, तो अगर एक शुरू में एक सुनामी चक्रवात है, तो शुरू में तो एक बार प्रभावित होते हैं शब्द से, लेकिन अगर वही शब्द रोज़मर्रा में समाहित हो जाता है कि भाई आज वहाँ पे आया, आज वहाँ पे, तो उसका इतना इफेक्ट नहीं रहता, ठीक है। और क्या होता है कि फिर अगर हम उनको नाम से परिभाषित करते हैं, तो जो हमारी न्यूज़ एंकर होते हैं, तो उनको भी काफ़ी आसानी होती है उनको एक्सप्लेन करने में कि इस नाम से जो तूफान है यहाँ पर आया हुआ है, तो चक्रवात यहाँ पे आया, तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। एक तूफान की वृद्धि एक तटीय बाढ़ या सुनामी जैसे बढ़ते जल स्तर की घटना है, ठीक है, जो आमतौर पर कम दबाव वाली मौसम प्रणालियों से जुड़ी होती है, जो गंभीरता तूफान पथ के सापेक्ष जल निकाय के अवशोषण और अभिविन्यास से प्रभावित होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के दौरान जनधन की हानि तूफान के बढ़ने से होती है। जितना तेज तूफान होगा उतनी ही ज़्यादा ही हानि यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। फिर है महामारी, कि भाई कोई भी बीमारी, महामारी दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। एक तो एपिक, ठीक है, ये ग्रीक शब्द है एपिक, और डेमेंस, इन दोनों के मिलके हमारी जो है महामारी बनी है, महामारी शब्द बना है, ठीक है। संक्रमित रोगों का किसी अन्य क्षेत्र में असामान्य तरीके से फैलना। एक तो सामान्य तरीका होगा, हाँ भाई थोड़ा मोटा होगा भाई किसी का, लेकिन एक होता है कि पूरी जनसंख्या में, जैसे कि कोरोना था, वो एकदम फैल गया सब में और उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, ठीक है। फिर ऐसे ही महामारी को जन्म देता है, या किसी ऐसे क्षेत्र या आबादी में संक्रामक बीमारी के मामले की
महत्वपूर्ण संख्या की उपस्थिति का भी उल्लेख कर सकता है। ठीक है, जो आमतौर पर उस बीमारी से मुक्त होता है। ठीक है, महामारी उष्णकटिबंधीय तूफान, बाढ़, भूकंप, सूखा इत्यादि जैसे अन्य प्रकार की आपदाओं का परिणाम हो सकती है। कि महामारी कैसे हो सकती है? तूफान आ जाता है, भूकंप, बाढ़ आ जाता है। इसमें क्या होता है, हमारा आर्थिक बहुत नुकसान होता है। ठीक है, फिर हमारी जो फसल वगैरह है वो भी चौपट हो जाती है, और जो स्थिति होती है वो बहुत दयनीय हो चुकी होती है। तो वहाँ पर ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी अब प्रोवाइड नहीं हो पाती है। तो उसमें क्या होता है, अगर एक इंसान को बुखार होगा, फिर दूसरे को होगा, फिर तीसरे को होगा, अगर मलेरिया जैसे फैल गया, तो उसमें होता है कि ये जो है घटना है, महामारी है, इसके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तूफान भी हो सकता है, बाढ़, भूकंप, सूखा, ठीक है, अन्य आपदाओं के कारण ये हो सकती है। महामारी जानवरों पर भी हमला करती है, जिससे स्थानीय आर्थिक आपदाएं हो सकती हैं। हेपेटाइटिस, ठीक है, टाइफाइड, डिप्थीरिया, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ऐसे त्वचा रोग, ये सब बहुत सारी बीमारियाँ जो है महामारी के परिणाम हैं। आप इनको अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बीमारियाँ, ठीक है, आप इनको नोट करके रखें। अगर पूछा जाए कि भाई अगर कोई भी महामारी, कोई भी तूफान या फिर कोई भी भूकंप, बाढ़ आता है, तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो आप इसमें एक पॉइंट बता भी सकते हैं कि भाई महामारी है और इनसे इतनी प्रकार की जो बीमारियाँ, हेपेटाइट, डिप्थीरिया, मलेरिया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, इस प्रकार के खाद्य विषाक्तता, ऐसे रोग होने की, ऐसी महामारी होने के काफ़ी अधिक चांसेस होते हैं। जीवन शैली आधारित रोग, नशा, नशीली दवाओं का सेवन भी हमारी श्रेणी में आता है। संक्रामक बीमारियों का फैलना महामारी के दौरान हमारी चिंता के संबंध है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट जो भी हमारा है वो हम कल करेंगे। जिसने भी हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो कर ले, कल हम करेंगे मानव निर्मित आपदाएं। ठीक है, और इसको हम जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं प्रतिदिन आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगी। और आप सभी अपने एग्ज़ाम पर फोकस करें। और ठीक है, फिर जो भी प्रीवियस ईयर वगैरह होंगे इम्पोर्टेंट, हम उसके लिए भी एक वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।